नैरिका घायल अवस्था में लड़खड़ाते हुए डॉक्टर जूल की लैब में पहुंचती है। लैब के अंदर पहुंचते ही धड़ाम से नैरिका डॉक्टर जूल के आगे गिर जाती है। नैरिका को इस तरह लड़खड़ाकर अपने सामने गिरता देख डॉक्टर जूल एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो आंसुओं से भरी अपनी आंखों से नैरिका की तरफ देखता है। डॉक्टर जूल कुछ कहने की कोशिश करता है पर कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी है। अब उसे ये लगने लगा है कि उसका इस दुनिया पर राज करने का सपना जैसे अधूरा न रह जाए। डॉक्टर जूल खुद से ही सवाल करते हुए कहता है, ये क्या हाल कर गया मेरे आविष्कार का? ये क्या हाल बना दिया मेरे नैरिका का उस मामूली इंसान ने? कैसे, आखिर कैसे मेरा आविष्कार एक मामूली इंसान से हार गया? इतना कहते ही डॉक्टर जूल गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से में आकर वो फैसला लेता है कि वो नैरिका को उसकी हार का इनाम देगा। इधर नैरिका दर्द से कहरा रही है और अब वो बस बेहोश होने ही वाली है। इतने में ही नैरिका को डॉक्टर जूल की एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। डॉक्टर जूल नैरिका से कहता है, नैरिका, तुम एक बार फिर से हार गई, वो भी एक मामूली इंसान से। अगर अभी भी तुम एक मामूली इंसान से इतनी आसानी से हार रही हो तो तुम कैसे इंसानी नस्ल को खत्म करने और इस दुनिया को मेरा गुलाम बनाने में मेरी मदद करोगी? डॉक्टर जूल की ये बातें सुनकर नैरिका अपनी दर्द भरी आवाज में डॉक्टर जूल से कहती है, मैं जिससे हार गई वो कोई मामूली इंसान नहीं है, उसमें बहुत ताकत है, वो बहुत शक्तिशाली है। नैरिका के मुंह से ये सब सुनकर डॉक्टर जूल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बस चुप हो जाओ तुम उस मामूली इंसान से उसकी ताकत की वजह से नहीं बल्कि अपने डर की वजह से हार गई आज। डॉक्टर जूल टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए नैरिका से कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर का डर खत्म करना ही होगा नैरिका, और इस डर को खत्म करने के लिए तुम्हें बिजली के झटके सहने होंगे और यही तुम्हारी सजा है। जहां एक और डॉक्टर जूल सुपर हीरो देव से नैरिका की हार पर आग बबूला हो गया है, वहीं दूसरी ओर देव नैरिका को नाक को चने चबाने के बाद दोबारा से एक सामान्य इंसान देव बनकर पीछे से आकर देविका के कंधे पर अपना हाथ रखता है। इस तरह अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ देख देविका डर जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। उसे अपने पीछे देव नजर आता है। देव को अपने पीछे देख देविका अपनी सांस छोड़ते हुए देव से कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों, मैं कोई भूत हूं जो तुम मुझे देखकर इस तरह डर गई? देविका से मजाक करते हुए कहता है। फिर देविका देव से कहती है, अरे वो बात नहीं है, तुमने देखा ना आज यहाँ क्या क्या हो गया? ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर अभी हम सब ठीक हैं। पर तुम मुझे एक बात बताओ देव, जब वो दानव छिपकली यहाँ थी तो तुम कहाँ थे? देविका के इस सवाल पर देव कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। देव को मुस्कुराता देख देविका थोड़ा गुस्सा करते हुए देव की ओर देखती है। अरे गुस्सा मत करो, वो तो मैं बस तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे बताने में थोड़ी शर्म आ रही है। देव मुस्कुराते हुए सिर को थोड़ा नीचे झुकाते हुए देविका से कह रहा है, अरे तुम साफ साफ बताओ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जल्दी बताओ वरना मैं जा रही हूँ। देविका देव से थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, देविका वो दरअसल मैं वॉशरूम गया था क्योंकि मेरा आज पेट ठीक नहीं है, रात को छोले भटूरे खा लिए थे ना। देव पेट में हाथ लगाते हुए कहता है, छी। देव की बातें सुन देविका मुंह बनाते हुए कहती है। रात के 8 बजे देव वापस अपने घर की ओर जा रहा है। सुनसान सड़क पर देव अपने घर को जा रहा है। इस वक्त वो स्कूटर पर है, लेकिन अभी भी उसके सामने आज के दिन का मंजर दोबारा से ताजा हो गया है। उसे अभी भी वो घटना याद आ रही है जो उसके साथ आज दिन में घटी है। तभी उसे कुछ और याद आता है, उससे पहले जिस लड़के ने माँ और पिताजी की जान बचाई थी वो कौन हो सकता है? और जब वो बड़ी सी छिपकली शहर को तबाह करने आई थी तब वो बोल रही थी कि मैंने उसे मार डाला। उतने खतरनाक दानव से वो लड़का भिड़ गया, इसका मतलब वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। हो ना हो उसके पास भी कुछ शक्तियां जरूर है, और हो ना हो उन शक्तियों का इस्तेमाल उसने उस दानव छिपकली पर जरूर किया होगा। अब न जाने वो किस हाल में होगा। वो दानव छिपकली तो बोल रही थी कि मैंने उसे जान से मार दिया है, पर मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि हो न हो वो अभी जिंदा है, और मुझे ये भी लगता है कि न जाने क्यों मेरा उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। देव के मन में उस टाइम ऐसे बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। देव उस लड़के के बारे में सोच ही रहा है, तभी उसे रोड के किनारे चलता हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है।
देव ने स्कूटर उसकी तरफ किया। स्कूटर की तेज लाइट के बीच देव ने उसका चेहरा देख लिया। अरे अर्जुन, तुम इतनी रात में अभी तक तुम घर नहीं गए? देव अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला। वाकई में रोड के किनारे लंगड़ा कर चलने वाला वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है, जिसे कुछ चोटें आई हैं। कुछ नहीं भैया, वो काम से लेट हो गया, इसलिए अब पैदल पैदल घर जा रहा हूं। अर्जुन थोड़ा घबराते हुए जवाब देता है। देव अर्जुन को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखता है। अर्जुन को काफी चोटें आई हैं और वो थोड़ा दर्द से कहरा भी रहा है। हाँ, वो सब तो ठीक है अर्जुन, तुम ये बताओ कि तुम्हें इतनी चोटें आई कैसे? देव थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उससे पूछता है। देव की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा घबराता है और फिर कहता है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो अर्जुन? देव थोड़ा कड़क आवाज में पूछता है। अरे नहीं देव भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो बस हल्की फुल्की चोटें हैं जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। अर्जुन एक झूठी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है। इतनी ज्यादा चोटें लगी है तुम्हें अर्जुन, और तुम कह रहे हो कि एक हल्की फुल्की चोटें हैं? सच सच बताओ अर्जुन, क्या हुआ तुम्हारे साथ जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें आई हैं? देव के इस सवाल के पीछे का कारण कुछ और ही है। देव को लग रहा है कि हो सकता है उस दानव छिपकली ने बहुत सारे लोगों पर हमला किया और उनमें से अर्जुन भी एक हो सकता है। अर्जुन, तुम चुप क्यों? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? देव दोबारा वही सवाल अर्जुन से करता है। अब क्या बताऊं भैया को ये सब कैसे हुआ और मुझे ये चोट कैसे आई? अगर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया तो नहीं, मुझे किसी भी हाल में ये सच छुपाना होगा। अर्जुन मन ही मन ये सब सोच रहा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव से कहता है, वो भैया दिन में किसी काम से मैं मिश्रा जी के घर से बाहर आया था, तभी एक सांड ने मुझे जोर से टक्कर मार दी। शायद मेरी ये लाल शर्ट देखकर भड़क गया होगा, मैं नीचे गिर गया और इसीलिए मुझे ये चोटें आई है। अर्जुन थोड़ा घबराते हुए कहता है। देव अर्जुन की ओर देखता है और कहता है, अर्जुन तुम्हें काफी चोटें आई हैं, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं भैया, ये मामूली सी चोटें हैं जो 1-2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है। अच्छा, तो तुम सीधे तरीके से चलते हो या मैं जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊं? देव थोड़ा गुस्से में कहता है। अब आप कह ही रहे हैं तो चलते हैं हॉस्पिटल, वैसे भी आप मानने वाले तो हैं नहीं। अर्जुन थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है और फिर अर्जुन भी देव के साथ स्कूटर में उसके पीछे वाली सीट में बैठ जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। उधर पास्ट वाला श्रीनिवासन अपने घर में फ्यूचर वाले श्रीनिवासन के साथ मौजूद है। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन 1983 वाले यानी कि पास्ट वाले श्रीनिवासन से कुछ बातें कर रहा है। तुमने आज सुना कुछ कि क्या हुआ इस शहर में? पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन से पूछता है। आज तो रेडियो में और दूरदर्शन पर सिर्फ उसी की खबर आ रही है कि कैसे एक विशालकाय दानव छिपकली से एक इंसान ने लोगों को बचाया है। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन व्हील चेयर पर बैठे बैठे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये जिसने इतने खतरनाक दैत्य से सभी लोगों को बचा लिया। पास्ट वाला श्रीनिवासन थोड़ा हैरानी से कहता है। फ्यूचर से आया हुआ श्रीनिवासन अपने मन में सोचता है कि मुझे तो पता है कि ये लोग कौन है जिन्होंने उस दानव से लोगों को बचाया है, क्योंकि मैं भविष्य जी चुका हूँ और मुझे ये भी पता है कि ये लड़ाई एक दिन इस घर तक यानी कि श्रीनिवासन तक भी पहुंचने वाली है और वही सब तो मुझे बदलना है जिसके लिए मैं भविष्य से भूतकाल में आया हूँ। लेकिन क्या मेरे पास्ट वाले प्रतिरूप को और देव के बारे में भी अभी ये सब बताना ठीक होगा? शायद नहीं, लेकिन मेरे प्लान में सिर्फ एक ही मिस्टेक हो गई है और वो है अर्जुन का मेरे साथ 1983 में आना। पता नहीं कब क्या गड़बड़ हो जाए। क्या सोच रहे हो? पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन को कुछ सोच में डूबा हुआ देखकर पूछता है। यही कि आज से 15 दिन बाद तुम व्हील चेयर से फ्री हो जाओगे। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? अभी तो एक्सरे रिपोर्ट आनी बाकी है। जो चीजें तुम्हें नहीं पता वो मुझे बहुत पहले ही मालूम होती है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि ये कौन है जिसने उस दानव को मारा? हाँ, वो तुम्हारे बहुत करीब है और बहुत जल्द तुम्हें उसका पता चल जाएगा। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन पास्ट वाले श्रीनिवासन से कहता है और वहां से उठकर चला जाता है। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन मन ही मन सोच रहा है, कहीं वो अर्जुन तो नहीं? मेरा शक सही भी हो सकता है क्योंकि इस तरह की शक्तियां सिर्फ अर्जुन के पास ही है। वहीं दूसरी तरफ देव के घर में देव के माता और पिता साथ में बैठकर दूरदर्शन में आज दिन भर की खबर देख रहे हैं। टीवी पर बताया जा रहा है, एक जांबाज रक्षक ने शहर को एक खूंखार दैत्य से बचाया। अगर आज इस लड़के ने लोगों को नहीं बचाया होता तो खूंखार दैत्य पूरे शहर को शमशान बना देता। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने लोगों की रक्षा के लिए इस रक्षक को भेज दिया। देव के पिता उसकी माँ से कहते हैं, हाँ ठीक ही कह रहे हो आप, लेकिन उस लड़के का क्या हुआ जिसने हमें उस वक्त बचाया था? जवाब में देव के पिता कहते हैं, शायद उसे उस दैत्य ने मार डाला। देव की माँ उसके पिता की तरफ देखती है। अरे तुम भी ना क्या क्या सोचती रहती हो?
ऐसा कहते ही देव के पिता को देव और अर्जुन का ख्याल आता है। अभी अर्जुन के हाथ की चोटें काफी हद तक भर आई है। तभी देव की नजर अर्जुन के चेहरे की तरफ जाती है। अर्जुन के गाल में जो चोट कुछ टाइम पहले दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह भर चुकी है, जिसे देखकर देव हैरान है। हाँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो अर्जुन की चोटें बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन ये अचानक भर कैसे गई? देव मन ही मन ये सब सोच रहा है। क्या हुआ देव साहब, क्या सोच रहे हैं आप? डॉक्टर देव से कहता है कि कुछ नहीं, वो तो बस मुझे अर्जुन की थोड़ी टेंशन हो रही थी। देव जवाब देता है, वैसे देव साहब अर्जुन आपका क्या लगता है? क्या अर्जुन आपका कोई रिश्तेदार है? डॉक्टर देव से पूछता है। डॉक्टर की बात सुनकर देव थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, देव मेरा भाई है। भाई नहीं बेटा। पापा मैं आपका बेटा हूं, पर मेरी किस्मत देखो, जब से मैंने होश संभाला तब से आपको और माँ को देखा नहीं। और अब जब मैं 2011 से टाइम ट्रेवल करके 1983 में आ चुका, तब भी आपको एक बेटी की तरह नहीं मिल सकता। अर्जुन मन ही मन ये सब सोच रहा है और अब उसकी आंखें भी भर आई है। तभी देव की नजर अर्जुन पर पड़ती है। देव देखता है कि अर्जुन की आंखें भर आई है। अरे क्या हुआ अर्जुन, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे क्या बात है? देव हैरानी से अर्जुन से पूछता है। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों आंखों से आंसू आ गए। अर्जुन एक धीमी आवाज में जवाब देता है। देव अर्जुन की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है। एक पल के लिए अर्जुन को देखकर अभी ऐसा लगा कि अर्जुन मेरा कोई अपना है और शायद इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। यहाँ पर कुछ पल के लिए देव का ध्यान अर्जुन की चोटों से हट गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्जुन की चोटें भरना शुरू हो चुकी है, जिन पर अभी देव का ध्यान नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक सुपर हीरो है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिस कारण उसकी चोटें अपने आप भर जाती है। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका चेकअप करता हूँ, आप थोड़ा बाहर जाइए। डॉक्टर देव से बाहर जाने को कहता है। अब डॉक्टर अर्जुन का चेकअप कर रहा है। अर्जुन का चेकअप करते वक्त डॉक्टर एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है। डॉक्टर हैरान होकर अर्जुन से कहता है, वैसे अर्जुन एक बात तुमसे पूछूं? अर्जुन डॉक्टर की तरफ देखता है और हाँ में जवाब देता है। तुम्हें सांड ने टक्कर मारी, बावजूद इसके तुम्हें काफी कम चोटें आई है अर्जुन, और तुम अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि तुम्हें काफी चोटें आई है। डॉक्टर अर्जुन से पूछता है। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा चौंक जाता है और थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो मैं ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पाता डॉक्टर साहब। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम दर्द न सह पाओ। डॉक्टर थोड़ा हंसते हुए कहता है। जवाब में अर्जुन भी मुस्कुरा देता है। ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सी चोट लगी नहीं और चिल्लाना शुरू। टाइम तो हमारा था बेटा, जब हम बड़े से बड़े दर्द को हंसते हंसते सह लेते थे, और आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर एक चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहता है। उसके बाद डॉक्टर उसके हाथ में जरा सी पट्टी बांधता है और उसके चेहरे पर एक जगह हल्की सी चोट में बैंडेड लगा देता है। अर्जुन ये लो गोलियां, इससे तुम्हें सुबह शाम 2-2 खुराक खानी है। डॉक्टर अर्जुन के हाथ में कुछ दवाइयां पकड़ा कर कहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूँ क्या? अर्जुन डॉक्टर से पूछता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ, और हाँ अगली बार सड़क पर जरा ध्यान से चलना, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है। जवाब में अर्जुन भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर से धन्यवाद बोलकर अर्जुन देव के साथ हॉस्पिटल से वापस घर आ जाता है। रात के 11 बजे अर्जुन और देव वापस घर आते हैं। देव के माता पिता यानी कि अर्जुन के दादा दादी अभी भी देव और अर्जुन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। घर के मेन हॉल में दाखिल होने से पहले अर्जुन देव से कहता है, प्लीज घर वालों को इसके बारे में ज्यादा कुछ मत बताना। अर्जुन हल्की सी आवाज में देव के कान में कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। देव भी हल्की सी आवाज में इशारे करते हुए अर्जुन से कहता है। उसके बाद दोनों हाँ में अपना सिर हिलाते हुए घर के मेन कमरे यानी कि हॉल में चले जाते हैं, जहां अर्जुन के दादा दादी उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो आ गए तुम दोनों, आज इतनी देर क्यों की तुम दोनों ने? अरे तुम्हें पता भी है तुम दोनों की चिंता के कारण हम दोनों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। देव की माँ अर्जुन और देव से गुस्से से कहती है। वो माँ थोड़ा जरूरी काम था इसलिए देर होगी। देव के इतना कहते ही देव के पिता की नजर अर्जुन के हाथ पर बंधी पट्टी पर जाती है। अरे अर्जुन तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें ये चोट कैसे आई? देव के पिता अर्जुन के पास आकर कहते हैं, वो कुछ नहीं, बस ऐसी ही हल्की सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। देव मुस्कुराते हुए कहता है, हे भगवान, तेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है और तू कह रहा है कि हल्की चोट है? सच सच बताओ अर्जुन, इसलिए तुम्हें देर हुई थी ना? देव की माँ अर्जुन से गुस्से में पूछती है। वो माँ, अर्जुन मेन रोड के किनारे गिर गया था,
इसलिए इसे हल्की सी चोट आ गई है। डॉक्टर ने देखा तो उसे बोला है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। देव अपनी माँ को समझाते हुए कह रहा है, अरे इसके हाथ में इतनी चोट लगी है और तू कह रहा है कि चिंता की बात नहीं है। अर्जुन हमारा अपना है और तू कैसे कह सकता है कि कोई चिंता की बात नहीं है। देव की माँ रोते हुए कहती है। अपनी दादी को उसके लिए यूं रोता देख अर्जुन की आंखें भर आई है। अर्जुन अब मन ही मन सोच रहा है, मैंने अपनी मम्मी पापा को नहीं देखा और अपने दादा दादी को भी नहीं देखा, लेकिन इस टाइम ट्रेवल ने मुझे 2011 से 1983 में आकर मौका दिया है आप लोगों से मिलने का। और दादी, आपने आज साबित कर दिया कि आप मेरी स्वीट सी दादी हो और आपने ये ठीक कहा कि मैं आपका अपना हूँ, बल्कि हकीकत तो ये है कि आप भी मेरे अपने हो। अर्जुन, जो कि 2011 से टाइम ट्रेवल करके प्रोफेसर श्रीनिवासन के साथ 1983 में आ गया है, जहां वो जिस घर में किराए पर रह रहा है वो उसी के ही दादा दादी का है। और देव उसका पिता है, जो कि 1983 में एक नौजवान 25 साल का लड़का है। वैसे आप लोगों ने अभी तक खाना खाया या नहीं? अर्जुन अपनी दादी के गाल पर हाथ लगाते हुए कहता है, नहीं बेटा, तुम दोनों के बिना कैसे खा सकते थे खाना, इसलिए अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दादी हल्का मुस्कुराते हुए कहती, तो ठीक है, अब हम आ गए हैं ना, अब साथ ही खाना खाते हैं। अर्जुन के ऐसा कहते ही देव और अर्जुन के दादा दादी सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ साल 2011 में अर्जुन के कुछ महीनों से लापता होने की वजह से अर्जुन के चाचा चाची भी बहुत परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में काम्या हर रोज अर्जुन के आने का इंतजार करती है। वो हर रोज कॉलेज के ग्राउंड में उस कोने पर बैठती है जहां अर्जुन उससे रोजाना मिलता था और वो आपस में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। काम्या अपने मन ही मन अर्जुन को याद करके थोड़ा उदास होकर कहती है, अर्जुन तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो अर्जुन, कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने आ जाओ। अपने मन में इतना सोचते ही काम्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अब अपने मन में अर्जुन को पुकारने लगती है। इतने में काम्या के आसपास हवाएं चलने लगती है, मौसम अचानक बदलने लगता है और धीरे धीरे सुहाना सा होने लगता है। तभी हवा का एक झोंका काम्या के चेहरे को छूता है। अचानक उस सुहाने मौसम को देखकर काम्या कुछ अच्छा फील करने लगती है। तभी काम्या को अपनी ओर चलता हुआ एक लड़का नजर आता है। वो लड़का काम्या से काफी दूर होता है, इसलिए काम्या उसे पहचान नहीं पाती। पर जैसे ही वो लड़का काम्या के थोड़ा नजदीक आता है तो काम्या उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लड़के की ओर तेजी से चली जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं अर्जुन है। अर्जुन को यूं कई महीनों के बाद देखकर काम्या खुशी से अर्जुन को गले से लगा लेती है और अर्जुन की बाहों में आने के बाद काम्या रोते हुए अर्जुन से कहती है, आई रियली मिस्ड यू अर्जुन, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है इतने महीनों से तुम्हें कहीं ना देखकर मैं कितना परेशान हो गई थी, पता भी है तुम्हें? मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया, पर तुम्हें आज देखकर आई फील सो हैप्पी अर्जुन। इसके बाद काम्या अर्जुन का हाथ पकड़कर अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन काम्या से मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे सब जगह ढूंढा, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही था। अर्जुन की इस बात को सुनकर काम्या हैरान होकर अर्जुन से कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ थे? कैसे, जरा बताना मुझे। इसके जवाब में अर्जुन कहता है, तुम मुझे इस दुनिया में इधर उधर ढूंढ रही थी, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में ही था काम्या। क्या तुमने कभी अपने दिल में मुझे ढूंढा? डू यू नो हाउ मच आई लव यू? अर्जुन की ये बातें सुनकर काम्या थोड़ा प्यार से अर्जुन से कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ अर्जुन। काम्या अर्जुन से आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसके कानों में चुटकी बजने की एक आवाज आती है और वो चुटकी बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का दोस्त मुकेश होता है। अब काम्या को समझ आता है कि वो अभी तक सपने में अर्जुन को देख रही थी और मुकेश की चुटकी की आवाज सुनकर उसका सपना टूट चुका है।